बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन से वॉशिंगटन से अलास्का के लिए रवाना हो गए हैं, जहां उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच आधी रात लगभग 1 बजे मुलाकात होनी है। अलास्का के लिए रवाना होने से पहले ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि पुतिन ट्रंप की अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी रखते हैं। बातचीत फेल हुई तो गंभीर नतीजे होंगे। आगे कहा कि अगर हम प्रगति करते हैं तो मैं इस पर बात करूंगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुकता तब तक कोई व्यापार नहीं होगा। वहीं इस मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। जेलेंस्की ने कहा कि अब युद्ध खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली अहम बैठक न्यायपूर्ण शांति की दिशा में रास्ता खोलेगी। जेलेंस्की ने इस बैठक में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म करने की बात कही है और उनको उम्मीद है इस बैठक से। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका अमेरिका से क्या कनेक्शन है? अमेरिका ने बीते दिनों भारत पर जिस तरह से टैरिफ लगाया है, रूसी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच इस बैठक का भारत पर क्या असर होगा और भारत के लिए ये क्यों अहमियत रखता है, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। वीएन झा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे सर कि भारत के लिए पुतिन और ट्रंप की ये मुलाकात बेहद अहम क्यों है, क्योंकि पूरा देश इस वक्त इस बैठक पर नजर रखे हुए है। क्योंकि बीते दिनों अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, चीन से हमारे तालमेल बेहतर हो रहे हैं और इसी बीच अलास्का में ये बैठक होने जा रही है। भारत के लिए ये बैठक अहम क्यों है और रूस और अमेरिका के बीच अगर तालमेल बैठता है तो भारत के लिए ये कैसे फायदेमंद होगा? जी, देखिए, जो सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट है, जो सबसे पहला कदम है कि अ, भारत इसमें कहाँ पे है। ये वारदात चल रही है यूएस और रशिया के बीच में। तो भारत का जो स्टेक है वो यहीं पे है कि अ, अभी हम लोग रशिया से जो तेल खरीद रहे हैं, जो बड़े रीजनेबल प्राइस पे है। वो उन दिनों की प्राइस है जब रशिया पे यूरोपियन यूनियन ने या नेटो देशों ने प्रतिबंध लगाना शुरू किया था, सैंक्शंस शुरू किए थे। तो उसी रेट पे, उसी तेल का वही रेट है और वही अभी तक भारत खरीद रहा है। और जब ट्रंप ने भारत के ऊपर में रूस से तेल खरीदने के लिए प्रतिबंध लगाया था, अभी आज से लगभग 8-10 दिन पहले, तो उन्होंने प्यूनिटिव टैरिफ, मतलब आपको दंडित करना, भारत को दंडित करना कि क्यों आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। तो भारत ने कहा था कि हमारी ये अपनी ज़रूरत है, हमें सस्ता तेल कहाँ से मिलेगा पूरे विश्व में वो हम देखेंगे और अपने जनता के लिए सस्ते कीमत पर जो तेल होगा वो हम लेंगे। अब ये जो द्विपक्षीय वार्ता है, इसमें भारत का स्टेक यहीं पे है कि अगर सहमति बन जाती है सीज फायर के लिए, तो धीरे धीरे आने वाले समय में जितने प्रतिबंध लगे हुए हैं रूस के ऊपर में, जिसमें कि उनका तेल कोई और कंट्री नहीं खरीदेगा, कि ये भी उन्होंने लगाया था, जो कि भारत को माने नहीं, क्योंकि इनका जो ट्रेड प्रतिबंध जो लगा है, सैंक्शंस जो लगे हैं, वो यूरोप द्वारा रशिया के ऊपर में लगाए गए हैं। ये कोई यूएन सैंक्शन नहीं है, यूएनएससी सैंक्शन नहीं है, और उसमें भारत कोई पार्टी नहीं है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारत का सिर्फ इतना कहना है कि मुझे तेल चाहिए, और वो तेल जिस रेट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था उसी रेट पे चाहिए। तो जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि रशिया से तेल का जो एक्सपोर्ट है, जैसे इंडिया को या चाइना को, पूरा का पूरा उसमें प्रतिबंध लग जाए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना भी खरीदता रहेगा तेल और भारत भी तेल खरीदता रहेगा। और इसीलिए अमेरिका चाइना के ऊपर तो डायरेक्टली कोई प्रतिबंध इमीडिएटली लगा नहीं सकता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन भारत चूंकि अमेरिका के साथ में ट्रेड सरप्लस में है, तो इसीलिए अमेरिका ने पहले ही 25% जो वो टैरिफ लगाया था, वो इसलिए लगा था कि आज के दिन में भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है उसमें भारत जो है पॉजिटिव साइड में है। भारत को उसमें ज़्यादा मुनाफा होती है, अमेरिका को कम मुनाफा होती है। तो इसमें यही चीज़ है कि ये जो वार्ता होगी, अगर सीज फायर हो जाता है तो प्रतिबंध हट जाएगा रशिया के ऊपर से, फिर भारत अपना जो जरूरी है रशिया से वो कंटिन्यू करता रहेगा। अगर सीज फायर नहीं हुआ तब मुश्किलात आएगी। तब तब ट्रंप चाहेगा कि भारत
रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, जो हम्म। मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। हाँ। और और तब ये ट्रेड वॉर जो है भारत और अमेरिका के बीच में, जी, और वो शुरू हुआ। 50% टैरिफ के साथ साथ ट्रंप ने रशिया के साथ व्यापार करने पर भारत पर अतिरिक्त पेनाल्टी लगाने की बात भी कही थी। इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि रूस और अमेरिका के बीच ये जो चर्चा होने वाली है इसका कोई सार्थक परिणाम निकले। झा साहब, इस चर्चा से जेलेंस्की को बेहद उम्मीदें हैं, क्योंकि जेलेंस्की भी चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर अब विराम लगे, सीज फायर हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ रहे थे तो उन्होंने ये दावा किया था, ये वादा किया था कि अगर वो बनते हैं राष्ट्रपति तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है उसको रुकवा देंगे। क्या यही वजह है कि ट्रंप की भी साख दांव पर लगी हुई है, इसलिए वो शाम दाम दंड भेद हर तरीके से चाहते हैं कि बस किसी तरह से सीज फायर हो जाए? जी हाँ, ट्रम्प का जहां तक मानना है, ट्रम्प का जो दबाव है यूक्रेन के ऊपर में, वो मोस्टली जो उनका ईगो है वो हम्म। दबाव है। क्योंकि ईगो में उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम में कहा था कि जिस दिन मैं ऑफिस में आऊंगा 24 घंटे के अंदर में, ऑफिस आने से पहले ही हम्म। मैं ये यूक्रेन और अमेरिका का जो युद्ध है वो बंद करवा दूंगा। ये पॉसिबल था भी, क्योंकि पूरा का पूरा युद्ध जो है वो लड़ा जा रहा है रूस और नेटो के बीच में। और हम्म। उस नेटो का जो वेपन था उसमें से लगभग 85% वेपन जो थे वो अमेरिका के थे। तो अमेरिका अगर वेपन देना बंद कर देता तो तो लड़ाई बंद हो जाती। लेकिन जिस तरह से प्रेशर पड़ा ट्रम्प के ऊपर में, जिस तरह से सारे यूरोपियन देश जो थे वो अमेरिका के विरुद्ध हो गए। ईयू का जो यूरोप का जो नेटो देश था, वो अमेरिकी जो 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 एक बढ़त उन्होंने ली थी कि हम ये हम्म। करवा देंगे, उससे नाखुश थे। यूरोप चाहते हैं कि यहाँ पे यूक्रेनियन धरती पे युद्ध चलता रहे। इससे उसको दो फायदे हैं। अच्छा। एक तो रूस जो है वो वीक होता जाएगा, वो कमजोर पड़ता जाएगा। और हम्म। दूसरा, उनका अपना जो मिलिट्री साजो सामान है वो बिकता रहेगा यूक्रेन में। हम्म। यूक्रेन को रिपे करने के लिए, भुगतान करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उसके पास में जो वो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, उसके दिन में, आज के दिन में यूएस ने ऑलरेडी सिक्का जमा दिया है। अब आने वाले दिनों में यूरोप भी क्या कहते हैं ना कि आस्किंग फॉर योर पाउंड ऑफ फ्लैश, वो हम्म। अपना पाउंड ऑफ फ्लैश यूक्रेन से मांगे। कि यूक्रेन क्या देगा वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, ये हॉबनॉबिंग कर रहा है। आप देखते हैं अभी आज जब बात होने वाली है हम्म। तो जेलेंस्की वहां पे पहले यूके में गया, उसके बाद जर्मनी में गया। ये चाहता है कि ये युद्ध बंद ना हो, और अगर युद्ध बंद हो तो हमारा सारा का सारा जो जमीन है वो वापस आ जाए, हमारी जितने भी क्षति हैं उसको पूर्ति किया जाए। कौन क्षति पूर्ति करेगा? हम्म। किसने कहा था यूक्रेन को इस वॉर में कूदने के लिए? तो इसीलिए ये उसका सोचना है, ये हो नहीं सकता है। और पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये हिंट दे दिया था कि रूस ने जितना जमीन कब्जा किया हुआ है यूक्रेन का, लगभग 25 से 28% भूभाग उसने कब्जा कर लिया है अभी तक। तो वो उसको रिटर्न नहीं करेगा। मतलब पूरा का पूरा डोनबास, ज़ैपोरिजिया और क्रीमिया तो पहले ही चला गया था। हम्म। तो ये सारे भूभाग जो हैं ये सारे रिटर्न नहीं होंगे, ये ट्रंप ने कहा था। लेकिन जितना प्रेशर पड़ा ट्रंप के ऊपर में यूरोपियन यूनियन के थ्रू, आज के दिन में जो वार्ता होगी, वो कोशिश करेंगे कि अगर कुछ भूभाग कम से कम ऑप्टिक्स के लिए, दिखने के लिए भी अगर यूक्रेन को वापस किया जाए। वो हो सकता है कि सुमी में जो हम्म। भाग उसने लिया हुआ है, खेरसन में कुछ हाँ। भाग लिया हुआ है, तो वहां का भाग कुछ रिटर्न करेगा। लेकिन यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस युद्ध में, इसमें दो राय नहीं है। हम्म। और इस आज का जो वार्ता है, आज मध्यरात्रि में 1 बजे के रात में हम लोगों के हिसाब से जो वार्ता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आएगी। जो चीजें सामने में आएगी, जो सेकेंड राउंड ऑफ जो टॉक होगा वो त्रिपक्षीय होगा। अमेरिका, रूस और यूक्रेन। यूक्रेन हो सकता है अपने साथ में चाहे यूके के प्राइम मिनिस्टर को या जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर को भी रखे, लेकिन ये त्रिपक्षीय वार्ता होगी, उसी में इसका हल निकलेगा। ठीक है।
तो ये बात हो गई, हमने रूस और अमेरिका की हमने चर्चा कर ली। और जैसा कि सर आपने अभी कहा कि दरअसल ये ट्रंप के ईगो की लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने दावा कर दिया था 24 घंटे के भीतर युद्ध रुकवा देंगे, रुका नहीं। और इस युद्ध से बेहद नुकसान यूक्रेन को हुआ है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप इस मीटिंग में जब आज पहुंचने वाले हैं, आज की बैठक में अलास्का में जो बैठक होने वाली है, तो क्या वहां भी ऐसा लग रहा है कि पुतिन पर हावी होंगे? क्योंकि ट्वीट किया उन्होंने इस बैठक से पहले आज और लिखा एवरीथिंग इज ऑन स्टेक, सब कुछ दांव पर है। इस ट्वीट के क्या मतलब निकाले जाएं? क्या पुतिन को कह रहे हैं वो कि पुतिन का सब कुछ दांव पर है? क्या इसको धमकी समझा जाए, इसको सलाह समझा जाए, इसको चिंता समझी जाए? नहीं, यूक्रेन को अभी उन्होंने धमकी नहीं दी है, क्योंकि यूक्रेन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। नहीं, मैं रशिया ये की बात वार्ता कर रही हूँ सिर्फ सर। ये वार्ता सिर्फ यूएस और रशिया के बीच में है। हम्म। रशियन प्रेसिडेंट को उसने एक धमकी दी है हम्म। कि आप या तो नेगोशिएट कीजिए हमारे टर्म्स पे, या फिर आपके ऊपर में और सैंक्शंस लगेंगे। तो सैंक्शंस रशिया के ऊपर में आज ऑलरेडी लगभग 150 सैंक्शंस लगे हुए हैं। अगर 100 और सैंक्शंस लगा देगा रशिया के ऊपर में, उसका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके साथ में चाइना खड़ा है। उसका जो एनर्जी नीड है, जो पैसे उसको मिलते हैं भारत से भी बहुत सारा मिलते हैं, और उसको पैसे बाकी भी यूरोपियन यूनियन भी देते हैं। वो हम्म। चाहे चाहे अमेरिका हो, अमेरिका भी रूस से कुछ सामान खरीदता है, यूरोपियन यूनियन भी रूस से सामान खरीदता है। तो इसलिए कहने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन ट्रेड अभी भी चल रहा है यूरोप रशिया के बीच में, रशिया और अमेरिका के बीच में। हम लोग भारत और चीन जो है वो रूस के सहयोगी रहे हैं, इसीलिए वहां पे भी कुछ जो ट्रेड है वो चल रहा है। तो ये जो चैलेंज था, ये जो एक धमकी जैसी थी, हम्म। वो पुतिन के लिए ट्रंप ने कहा है। लेकिन आप जानते हैं ट्रंप आजकल के दिन में वो बड़बोले कहे जाते हैं। उनका धमकी या ना धमकी, उनका क्या कहना है क्या हम्म। करना है, इसके ऊपर में किसी को विश्वास नहीं है। हाँ, इसीलिए वेटेज कम हो गया है, रूस क्योंकि को आए कोई दिन कुछ ऐसे बयान दे देते हैं, कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे देते हैं, किसी देश पर टैरिफ को बढ़ा देते हैं, फिर उसको घटा देते हैं, उसको कई इस तिथि से लागू किया जाएगा कह देते हैं, फिर उस तिथि को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में ट्रंप की बातों को बहुत ज्यादा महत्वता या सीरियसली नहीं ले रहे हैं उसको बाकी देश। और रूस के ऊपर ऐसा नहीं लग रहा कि अमेरिका के दबावों का कोई असर पड़ेगा। ठीक वैसे ही सर, जैसे भारत पर नहीं पड़ा, जैसे भारत के साथ जो ट्रेड डील होनी थी उसमें बेहद कोशिश की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत को वो अपनी शर्तों पर मना ले, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, यानी कि एक सीधा मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। भले ही अमेरिका से इस व्यापार के ना होने की वजह से कुछ नुकसान भारत को उठाना पड़े, लेकिन रशिया के साथ भारत अपनी दोस्ती खराब नहीं करेगा। सर, क्या ये बात रूस पर लागू होती है? रूस हमारा कितना शिवानी जी, शिवानी देखिए, दो चीजें यहाँ पे बड़ी अलग अलग हैं। एक तो जहाँ पे भारत का पक्ष है, जो भारत के ऊपर में उसने 25% प्रतिबंध लगाया था, और 25% और एडिशनल जो प्यूनिटिव जो टैरिफ। टैरिफ है वो लगाया था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदे। देखिए, भारत की समस्या है, भारत की जो अपनी जरूरत है वो कहाँ से करेगा, ये ट्रंप हमें कहने वाला कोई नहीं होता है। मुझे थोड़ी सी झिझक होती है कहने में कि आज के दिन जो पोस्चर प्रधानमंत्री मोदी ने, निर्मला सीतारमन ने, या फिर वाणिज्य मंत्री ने जो लिया हुआ है, ये थोड़ा सा पैसिव है, थोड़ा सा नकारात्मक है। क्योंकि अगर आज भारत मन बना ले, तो अमेरिका का जो यहाँ पे वॉलमार्ट है, जी। मैकडोनाल्ड है, केंटकी फ्राइड चिकन है, फ्लिपकार्ट, जॉनसन एंड जॉनसन, टिपरवेयर, सिटी बैंक, और इसके साथ में कोको कोला, फोर्ड, टेस्ला, ये सब चीजें यहाँ पे हैं। आप आज खरीदना बंद कीजिए। भारत सरकार शायद खरीदना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि हम WTO को मानते हैं, हम गैट को मानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए CII के थ्रू, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, अगर उसके प्रेसिडेंट को अगर मोदी जी या एक मंत्री कह दें कि आज से आप अमेरिकी का जो यहाँ पे बाजार चल रहा है, जो बिक्री चल रहा है, उसको रुकवा दें, तो अमेरिका एक हफ्ते में ये जान जाएगा कि भारत किस तरह से उसको क्षति पहुंचा सकता है। ये एक एक्शन लेना चाहिए, और वो आज ही या आने वाले 1 या 2 दिन में अगर ये वार्ता फेल हुई जो ट्रंप और पुतिन के बीच में है, तो भारत को ये स्टेप जरूर लाना चाहिए। लेकिन और झा इसी साहब, स्टेप ये जो से तमाम कंपनियां जिनके आप नाम गिना रहे हैं, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं यूएस की, जो भारत में सालों से संचालित हो रही है। और अगर जैसे आप कह रहे हैं, अगर इनका बहिष्कार किया जाए, अगर इनसे खरीदारी बंद की जाए, तो इस
इसका बहुत असर पड़ेगा अमेरिका पर। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में नहीं सोच रहे? ठीक वैसे ही जैसे वो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से अमेरिका की छवि बना रहे हैं, अमेरिका की विदेश नीति किस तरह से प्रभावित हो रही है उनके इस निर्णय से, इसके बारे में भी नहीं सोच रहे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक आपका सोचना है। देखिए, ट्रंप कुछ और सोच नहीं रहा है। ट्रंप समझता है कि वो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। ऐसा हम्म। चलता नहीं है। आज के दिन में हम मानते हैं कि अभी भी आरआईसी ब्लॉक पूरा नहीं हुआ, मतलब रशिया, इंडिया और चाइना का ब्लॉक एक बहुत स्ट्रांग नहीं है। इसमें से चाइना जो है, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट नीति हमें पसंद नहीं है। उसका जो कुछ स्टेप्स लिए हुए उसने, चाहे गलवान में चाहे अरुणाचल में, वो हमें मंजूर नहीं है। लेकिन ये ब्लॉक जो है, ये बहुत कुछ डैमेज कर सकता है अमेरिका को। अब हम्म। जहां तक आपने बताई कि किस तरह का डैमेज अमेरिका को होगा, देखिए यही जो मैंने कुछ कंपनियों के नाम लिए थे, अगर इन्होंने अमेरिका को बिक्री की बंद कर दी यहाँ पे भारत में, तो अमेरिका को रोज का लगभग 4 से 5 मिलियन डॉलर का रोज का हानि होगा। रोज का 7 दिन में आप देख लीजिए उनको लगभग कितना क्षति होती जाएगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका ये स्टेप नहीं ले सकता है। ये वो शुक्र माने भारत का, प्रधानमंत्री मोदी का, कि जी उन्होंने अभी तक ये स्टेप नहीं लिए हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये वो अपने। कंपनियां हैं जिनका भारत में बहुत व्यापार है और इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। तमाम कंपनियों के, केएफसी, इतना प्रचलन है केएफसी के व्यंजनों का, और अगर इस तरह से उनको बहिष्कृत किया जाता है तो अमेरिका पर निश्चित ही इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि शायद वो भारत को बहुत कम आंक रहे हैं और भारत के हाथ में बहुत कुछ है जिससे उनको भी बेहद नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जहां साहब आप आरआईसी का जिक्र कर रहे थे, चाइना की तरफ से कल एक बयान सामने आया। चीन का कहना है कि भारत और चीन दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण देश हैं और ऐसे में इन दोनों के बीच अगर सहयोग बढ़ता है तो वो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। चीन की तरफ से इस तरह की जो प्रतिक्रिया आ रही है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए घबराने वाली बात है? क्योंकि ट्रंप की नीति की वजह से तमाम देश प्रभावित हो रहे हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, और ऐसे में अगर ये देश एकजुट हो जाते हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा? क्योंकि ब्रिक्स ने पहले ही एक ऑल्टरनेट करेंसी लाने की बात कह दी थी डॉलर के जगह पर, और इसने ट्रंप की चिंता बढ़ा दी और कहा यह भी जा रहा था कि ये डर भी डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है कि डॉलर की साख न गिर जाए। जी देखिए, ब्रिक्स ने ये धमकी नहीं दी थी। ब्रिक्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। ब्रिक्स हम्म। के जितने सारे नेशंस हैं, वो अपने करेंसी में आज के दिन में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए धमकी दिया था ब्रिक्स को हम्म। कि आप ये अपना करेंसी बंद कीजिए, यहाँ पे डॉलर यूज किए। तो ब्रिक्स ने कहा कि तुम हमें कहने वाले कौन होते हो? और ब्रिक्स के जितने भी परमानेंट मेंबर हैं, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, या अफ्रीका, साउथ अफ्रीका अफ्रीका हो, इन सबों ने कह दिया, इन सबों से आज के दिन में ट्रंप को अनबन है। हम्म। तो वो ट्रंप चाहता है कि इनके ऊपर में दबाव डाले, लेकिन वो दबाव किस तरह का होगा वो नहीं जानता है। और जहां आपने बताया कि आरएसी की बात, तो क्या इंडिया इसको मान लेगा जो कल चाइना ने कहा था? नहीं, हम चीन पे विश्वास नहीं करते हैं। चीन हम्म। आज क्या कहेगा और कल क्या करेगा, ये हम्म। विश्वास नहीं है। ठीक उसी तरह से अमेरिका का भी है। अमेरिका तो कम से कम जो उसने प्यूनिटिव ट्रीटमेंट, जो जो टैरिफ लगाया हुआ है, अमेरिका एक कदम आगे एक कदम पीछे कर रहा है। वो पूरा उसको पता नहीं कि क्या करना चाहिए। आप हम्म। एग्जाम्पल ले लीजिए कनाडा का, मैक्सिको का, यूरोपियन यूनियन का, ब्रिटेन का। इनके ऊपर में उसने बहुत सारे टैरिफ लगाए थे, लेकिन फाइनली आके 15% पर रुक गया। तो भारत भी ये समझता है कि शायद इसी तरह का कुछ भारत के साथ भी होगा। इसके लिए अभी अमेरिका से संबंध तोड़ना उचित नहीं होगा। और अगर हमने उनको, अमेरिका को ये इंडिकेशन दिया कि हम आरआईसी में आके फंस जाएंगे और फिर अमेरिका हमारा दुश्मन हो जाएगा क्योंकि चीन का दुश्मन है, तो हम्म। उसमें अभी भारत फंसने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत प्रयास से अभी जहां हम खड़े हैं, एक एक अपनी जो जो हैसियत है, अपना जो जो इमेज बना हुआ भारत का आज के दिन में विश्व में, उसको लेके खड़े हैं। हमारे लिए रशिया भी उतना इंपॉर्टेंट है हम्म। जितना जितना अमेरिका इंपॉर्टेंट है। चाइना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइना को हमारे शर्तों पे आना पड़ेगा अगर वो तो कुल मिलाकर बेहद एक्सपेंशनिस्ट। कॉम्प्लेक्स कूटनीतिक परिस्थिति में इस वक्त भारत है, जी जहां विदेश जी नीति में जी कूटनीति को लेकर के बेहद सजग रहना होगा, बहुत ध्यान से। ये जो परिस्थिति है ये बहुत जटिल है।
किस देश के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। चीन की तरफ से दोस्ती का ये जो हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है, आपसी सहयोग की जो बात कही जा रही है, इस पर भी भारत को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी अमेरिका से सताए हुए बेशक चीन भी वो एक देश है और हम भी हैं, हालांकि चीन हमारा दोस्त कभी नहीं था, और जैसा उस देश की जैसी नीति है, जैसा स्वभाव हम कहते हैं वो है, इससे वो दोस्त कभी हो भी नहीं सकता भारत का। अरुणाचल पर उसकी कैसी नजर है ये किसी से छुपी नहीं है। इन सब के बीच झा साहब, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान के अमेरिका से रिश्ते बढ़ रहे थे। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह तक कह दिया था कि पाकिस्तान में तेल की खोज हुई है और उसको वो विकसित करेंगे, और हो सकता है कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। तो पाकिस्तान इस बीच कहाँ है, या कहीं है भी कि नहीं, केवल कठपुतली है अमेरिका के हाथों का? पाकिस्तान सिर्फ कठपुतली है, और अमेरिका उसको यूज करेगा भी, यूज करेगा, और फिर उसी के बाद में जैसे नैपकिन्स को आप यूज करके फेंक देते हैं, पाकिस्तान फिर से फेंका जाएगा। पहले भी फेंका गया था, आज के दिन में भी वो वहीं पे है। तो पाकिस्तान, ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में भारत को क्या कहा था कि आपको शायद पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। अरे कहाँ, हमारी जितने नीड है, पाकिस्तान उसको उसको तो सोच भी नहीं सकता है। और आपने कल परसों में जो खबर सुनी होगी कि भारत भी अब प्रयास कर रहा है। ट्रंप के इस बयान के आने के ठीक बाद ही बलूच नेताओं का और बलूचिस्तानियों की विद्रोह की तस्वीरें भी सामने आई, और बलूच नेताओं ने ट्रंप को चिट्ठी लिखकर कहा कि जिस तेल रिजर्व की आप बात कर रहे हैं, दरअसल वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान अपने रिसोर्सेज की रक्षा करेगा। तो ट्रंप कहीं ना कहीं ऐसा करके पाकिस्तान की मुश्किलें जो बलूचों के हाथों बढ़ी हुई है उसको और अधिक बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में और बलूच में जो तनाव अभी है उसको और अधिक हवा दे रहे हैं ट्रंप अपने इन बयानों से। और सर, जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें और इस पूरे जटिल मुद्दे को अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, अलग अलग देशों के अगर बाइफर्केशन के साथ, तो अमेरिका और रसिया के बीच ये जो बैठक है इसमें मुख्य टॉपिक होगा यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवा देना। लेकिन भारत की नजर इस बैठक पर इसलिए है क्योंकि चूंकि रूस हमारा दोस्त है, हम रूस से बहुत व्यापार करते हैं, इसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमसे नाराज है, हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ लगाया उन्होंने, एडिशनल टैरिफ लगाया, पेनाल्टी लगाने की बात कही हुई है। हालांकि ट्रंप के भी बहुत कुछ दांव पर हैं, जैसे कि एक बेहद छोटी सी बात है जिसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, जो आपने अभी जिक्र किया, जिसका अगर हम उनके इन तमाम बड़ी कंपनियों को बहिष्कार करते हैं तो बहुत बड़ा असर होगा अमेरिका पर इसका। हालांकि ट्रंप ऐसा नहीं सोच रहे, क्योंकि शायद वो ये सब सोच ही नहीं रहे, अपने ईगो में इतने अंधे हो चुके हैं इस वक्त वो। अगर ये बैठक सार्थक होती है, ऐसी बात नहीं होगी। देखिए, कोई भी जो देश होता है वहां पे, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और इसमें सारा जो फैसला होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं लेते हैं। उसके जो स्टेट हैं, रक्षा मामले में जो भी सजेशंस दिए जाते हैं वो पेंटागन से दिए जाते हैं। अब इकोनॉमिक मामले में जो इकोनॉमिक इनका मिनिस्ट्री है, वो इनका जो नीति है वो तय करता है, प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये बात तो मान के चलना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज हम लोग जो अभी तक हमने प्रकाश में नहीं लाया है वो है ईरान और नॉर्थ कोरिया फैक्टर। देखिए, एक वो समय था जब सिर्फ अमेरिका समझता था कि देयर इज अ लीग ऑफ, देयर इज एन एक्सिस ऑफ इविल, और उस एक्सिस ऑफ इविल में नॉर्थ कोरिया है, चाइना है और ईरान है। लेकिन आज के दिन में जो जिस तरह से एक इक्वेशन बन गई है कि चाइना का रशिया से अनलिमिटेड संधि है, और वही चीज मिलिट्री अलायंस नॉर्थ कोरिया से भी है। नॉर्थ कोरिया से तो यहां तक है कि नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स वहां पे आज यूक्रेन के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये तीनों एक देश हो गए मिलिट्री के अलायंस से। उसमें कहीं ना कहीं जो ईरान है, ईरान भी रशिया के साथ में बड़े मजबूती से खड़ा है। तो अगर इन चारों को ले लीजिए तो ईरान के साथ में और भी कुछ जो देश हैं वो आ जाएंगे, ईरान के साथ साथ कुछ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी आ जाएंगे। और इस तरह से जो एक इक्वेशन बनता है, जियोपॉलिटिकल स्थिति बनती है, बड़ी विचित्र है, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है कि वो कहाँ लेके जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और कोई भी देश आज के दिन में अकेला नहीं है। भारत जरूर अभी अकेला पड़ गया है, क्योंकि हमारे साथ में खड़ा होने के लिए अभी कोई नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं है। हमने शुरू से ही कहा है कि ना तो हम नेटो में जाएंगे ना हम रशियन ब्लॉक में जाएंगे। हमारे पास में सैन्य क्षमता जो है हमारे सीमा को सुरक्षा देने के लिए काफी है।
क्योंकि हम किसी के ऊपर में चढ़ाई नहीं करने वाले हैं, जिसके लिए और आपको सर मैं बहुत समझती ज्यादा हूँ कि ट्रूथ की जिस जरूरत तरह की पड़ती है। जियोपॉलिटिकल स्थितियां पैदा हो रही हैं विश्व में इस वक्त, ये सबसे बेहतर कदम भी है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कौन सा देश कब किस खेमे में जाकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में बेहतर यही है कि बिल्कुल सबके साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रेड जो हो रही हैं उनको व्यवहारिक तरीके से किया जाए। हालांकि कोई भी एक देश हमारा बहुत हितैषी है और किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहेगा, इसकी अपेक्षा ना ही की जाए, इसी में भलाई है भारत की। सर आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल 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 ठीक। देखिए, भारत ने यही चीज कहा है कि हमें अमेरिका की नेटो अलायंस नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि हमारे पास में सैन्य क्षमता इतनी है कि हम अपनी सीमा का रक्षा कर सकें। हम सिर्फ सीमा की रक्षा करेंगे और डिफेंस करेंगे। हमारे पास में एक्सपेंशनिस्ट नीति नहीं है। देखिए, मिलिट्री जो डॉक्ट्रिन होती है, उसमें ऐसा होता है, जब आप किसी देश पे चढ़ाई करते हैं तो आपके पास में उस देश के कंपैरिजन में कम से कम 2.5 से 3 गुना सैन्य शक्ति चाहिए। तो अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश पे चढ़ाई करता है तो उतनी उसको सैन्य क्षमता चाहिए। और वहीं नेटो आता है कि अगर नेटो के ऊपर में किसी ने हमला किया तो नेटो पूरी की पूरी नेटो उनके चार्टर 5 और 7 में कुछ जो अनुबंध हैं उसके हिसाब से आएगा। तो वो सेना हमें नहीं चाहिए, सेना हमारे पास में सफिशिएंट है। हम्म। उत्तर में जहाँ पे हिमालय पर्वत है, जो लद्दाख का एरिया है, वहां पे अगर चाइना हमारे ऊपर में अगर कब्जा करने की सोचेगा तो चाइना को हमसे, हमारे सेना से 6 गुना ज्यादा सेना लेके अटैक करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आज के ठीक दिन है। में चीन का जो सैन्य क्षमता है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे उतना ही है जितना कि उसके सदर्न बॉर्डर पे है। तो ठीक है सर। इसीलिए चीन वो नहीं करेगा। ठीक है सर, अब इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करने के लिए, जियो पॉलिटिक्स पर हमने चर्चा कर ली, तमाम तरीके की जो परिस्थितियां हो रही है उस पर हमने चर्चा कर ली, लेकिन इस पूरे चर्चा को कंक्लूड करने के लिए एक आखिरी सवाल ये कि क्या ये जो बैठक अलास्का में होने वाली है रूसी राष्ट्रपति के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच, अगर ये बैठक सार्थक होती है भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर नहीं होती है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? जी शिवानी, देखिए, इसको सार्थक होने के लिए सब कोई चाहेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, या हम्म। रशिया और यूरोप के बीच में, इसमें सप्लाई चेन जो है वो बहुत बाधित हुआ है। हम्म। जिसके चलते कि पूरे के पूरा यूरोप में त्राही त्राही मची हुई है। वहां पे एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग इसको झेल नहीं सकते हैं। तो इसलिए सब चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद करे। लेकिन जेलेंस्की जो है वो अपने शर्त पे इस लड़ाई को बंद करना चाहता है, और प्रेसिडेंट पुतिन अपने शर्त पे। प्रेसिडेंट हम्म। पुतिन ने ऑलरेडी कह दिया कि हमने जितने जमीन ले ली है वो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और उनका दो जो लॉजिक है वो बिल्कुल तथ्य वाला है कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में डोनबास, खास करके मैं बात कर रहा हूँ, डोनबास हम्म। में जो सारे रशियन स्पीकिंग लोग हैं वो रशियंस हैं। क्राइमिया में रशियन स्पीकिंग लोग हैं, वो रशियंस हैं, वो रशिया से मिलना चाहते हैं। तो उसको तो कभी नहीं छोड़ेंगे। बची बात जेपोरिजिया की और कुछ और जो एरिया हैं, वो वहां पे शायद गिव एंड टेक कुछ हो सकता है। लेकिन जो जो जापोरिजिया में 4 जो न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर प्लांट। इससे जो एनर्जी बनती है, क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई पूरे यूरोप को देती है। तो ये जो सप्लाई चेन जो बाधित हो गया है इस लड़ाई में, उससे सब लोग उबरना चाहते हैं। भारत का बहुत छोटा सा स्टेक है। हमारा यही स्टेक है कि हमें सस्ते दाम पे तेल चाहिए, चाहे वो जो भी दे, हम वो खरीदेंगे। और वो रशिया देने के लिए तैयार है। तो इसीलिए भारत जो है वो ट्रंप के गिदड़ भभकी में नहीं आने वाला है। जी भारत का अपना नीति जो रहे वो वही रहेगा। बिल्कुल। और आने वाले शायद कुछ घंटे में, या कल या परसों, आप विदेश मंत्रालय को और वित्त मंत्रालय का आप एक कोई प्रेस ब्रीफ सुन सकते हैं, जिसमें भारत कहेगा कि नहीं, हम फर्म हैं, जहां थे ही हैं। अब अमेरिका के ऊपर भी हम इस तरह का प्रतिबंध लगाएंगे। ये बिल्कुल। काफी पॉसिबल है अगर ये वार्ता फेल हुई तो। हाँ, तो अलास्का में ये बैठक होने वाली है भारतीय समय के अनुसार रात्रि के 1 बजे, माफ कीजिएगा। और इस बैठक पर भारत की नजर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दरअसल हमसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि रशिया उनके कहने पर यूक्रेन के साथ जो युद्ध है उस पर रोक नहीं लगा रहा, युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हो रहा, क्योंकि रशिया के इसके लिए अपनी शर्तें हैं, जेलेंस्की की अपनी शर्तें हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी शर्तों पर ये सब कुछ चाहते हैं। रूस झुकने के लिए तैयार नहीं है। द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, क्या कुछ उस पर नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इन सब का प्रभाव जियोपॉलिटिक्स पर किस तरह से पड़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। और सर, तमाम बारीकियों को इतनी बखूबी समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।